हेलो एवरीवन, दिस इज टीनम पटेल इन फ्रंट ऑफ द एयर। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का एक एक्ट है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन मेडुला ऑब्लिगेंटा के थ्रू कंट्रोल्ड होता है और इसी के थ्रू हम अपने रेस्पिरेशन को वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार रोकने की कोशिश करते हैं कुछ समय तक, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है एडल्ट पर्सन में, एक हेल्थ एंड वेल्थ पर्सन पे, वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। और एज के अकॉर्डिंग एक इन्फेंट वाले जो बच्चे रहते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, वो 30 to 40 पर मिनट ब्रीथ लेते हैं। फर्स्ट ईयर जो बच्चे रहते हैं, 1 साल के जो बच्चे रहते हैं, उनको 26 to 30 पर मिनट ब्रीथ की नीड होती है। और 2 साल के बच्चों को 20 to 26 पर मिनट ब्रीथ। एडल्ट एक मेच्योर हेल्थ एंड वेल्थ पर्सन को 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट नीड होती है। और ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उसको 10 to 24 पर मिनट ब्रीथ की नीड होती है। इसके बाद आगे आता है व्हाट टू एब्जॉर्ब व्हेन टेकिंग रेस्पिरेशन। हमें क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए जब हम रेस्पिरेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट क्या होता है? फुल ऑफ रेस्पिरेशन इन अ मिनट, कि आप 1 मिनट में कितनी बारी ब्रीथ कर रहे हैं, ये होता है। तो हमको पेशेंट या फिर क्लाइंट का चेक करना है कि वो 1 मिनट में कितनी बारी ब्रीथ करता है। सेकेंड है रेगुलरिटी एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलरिटी क्या होता है कि वो लगातार अपनी सांसें ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, या फिर बीच बीच में वो रुक जा रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है, ये चेक करना है। रिदम कि वो एक फ्लो में अपना ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं, कि उसका जो ब्रीथिंग है स्लो फास्ट हो जा रहा है या फिर फास्ट हो जा रहा है या स्लो अपना ब्रीथ कर रहा है, ये हमको चेक करना है। थर्ड, ईजीनेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमें चेक करना है कि पेशेंट को ब्रीथ करते टाइम उसको ईजी स्मूथली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, ये सब उसके मसल्स चेक करना है। फोर्थ, मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ चेस्ट, नोज एंड एब्डोमेन। हमको मूवमेंट चेक करना है स्टेथोस्कोप के थ्रू। हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, वो इक्विपमेंट जो होता है वो होता है स्टेथोस्कोप, जो है ये आपको साइड पे दिख रहा है, ठीक है। और उसको हम अपने मसल्स, चेस्ट के मसल, नोज़ के मसल एंड एब्डोमेन के मसल्स को चेक करते हैं कि उसका मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं। इसका कैसे चेक करते हैं? इस तरह से देख रहे हैं आप चेस्ट के मसल्स को, ये बैक स्कैपुला के पास, इधर इस स्टेथोस्कोप का यूज़ ब्लड प्रेशर लेने के टाइम भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये इस स्टेथोस्कोप के अलग अलग पार्ट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखते हैं। फिफ्थ ये है कि पोजीशन ऑफ क्लाइंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हमको ये चेक करना है कि जब भी कोई क्लाइंट या पेशेंट ब्रीथ कर रहा हो उसके दौरान उसका पोजीशन कैसा रहता है, ये एब्जॉर्व करना है, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप के पार्ट्स देखते हैं। ये स्टेथोस्कोप रेस्पिरेशन लेने में यूज़ होता है। ये जो फर्स्ट ये दिख रहा है 2, ये होता है ईयर पीस। ईयर पीस से निकला हुआ जो ट्यूब है इसको बोलते हैं ईयर ट्यूब। ये होता है जो जंक्शन दिख रहा है ये वाला, वो होता है बिनारिवल्स। और ये जो ट्यूब दिख रहा है उसको ट्यूबिंग बोलते हैं। ये जो दिख रहा है गोल सा, तो ये जो ऊपर का दिख रहा है जहाँ पे रेड का मार्क है, ये होता है बेल। और उसके नीचे साइड का ये होता है आपका डायफ्राम। यहाँ पे एक स्विच होता है जिसको रोटेट करने पे ऑन ऑफ होता है ये स्टेथोस्कोप, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में ये है कि मसल ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन लेते वक्त कौन कौन से मसल्स यूज़ होते हैं। तो प्राइमरी इंस्पायरेटरी,
फर्स्ट है इंस्पायरेटरी, यानी होता है इनहेल करना। अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो फिर सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग में हमारा मसल्स जो होते हैं वो होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम होते हैं हमारे लंग्स के नीचे, ठीक है। सेकेंड एसेसरी इंस्पायरेटरी। एसेसरी इंस्पायरेटरी में क्या है, स्टेनोक्लेमोस्टॉइड मसल, ठीक है। ये आपके गर्दन के पास होता है, साइड गर्दन के पास, साइड में गर्दन के पास होता है, जो कि आपकी सुपीरियर वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मसल भी आपके इंस्पायरेटरी में यूज़ होता है। सेकेंड होता है स्क्लैनी मसल, भी यूज़ होता है हमारे इंस्पायरेटरी में। स्क्लैनी मसल 3 पेयर ऑफ मसल्स होता है, ठीक है, इधर 3 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं जो कि ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, और ये अटैच होते हैं आपके फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये होता है एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला ये जो बोन दिख रहा है ये है, जो कि स्कैपुला से अटैच है, इस कारण इसको एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला कहा गया है। फोर्थ होता है पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल क्या है, आपके इंटरकॉस्टल मसल और इंटरकॉस्टल मसल रिब्स को कवर करके रखता है, उस मसल को बोलते हैं आपका पेक्टोरल मसल, जो कि आपके चेस्ट को पूरा कवर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्राइमरी एक्सपायरेटरी, इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल। ये होता है आपका जो रिब्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस में मसल्स फिलअप होता है, वो होता है आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होता है। फोर्थ एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल, ये एब्डोमिनल मसल इंस्पायरेशन। ये एब्डोमिनल एक्सपायरेटरी यानी कि होता है एक्सहेल करना। तो जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस समय जो लास्ट फोर्सफुली जो होता है वो एब्डोमिनल मसल आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेटरी, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और थोरैसिक कैविटी साइज सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, इन्फीरियर यानी कि नीचे वाला जो डायमेंशन होता है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी क्या है, थोरैसिक बोन के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है, वो होता है क्या, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो उसका जो ऊपर और नीचे का जो डायमेंशन होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होता है इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। उसके बाद एक्सपेंडिंग लेटरल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, तीनों एक्सपेंडिंग होने लगता है। क्या क्या है, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये लेटरली, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर यानी कि पीछे साइड से, एंटीरियर यानी कि एंटीरियर यानी कि आगे साइड से, और लेटरल यानी कि साइड से, पूरे इस साइड से क्या होने लगता है, एक्सपेंडिंग होने लगता है। उसके बाद होता है इंक्रीज्ड वॉल्यूम अबाउट 0.5 लीटर, और इसका जो वॉल्यूम होता है 0.5 लीटर बढ़ जाता है, ठीक। डिक्रीज पल्मोनरी प्रेशर 1 mmHg एयर रेसेस इनटू लंग्स टू फिल एल्वोलाई। लंग्स के एल्वोलाई में जब एयर बढ़ जाता है तो पल्मोनरी प्रेशर 1 mmHg डिक्रीज हो जाती है। और जब हम डीप फोर्स इंस्पायरेशन लेते हैं, कब लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर हमको डिसीज़ हो, पल्मोनरी डिसीज़ हो, ठीक है। और जो होता है हम स्क्लैनी, स्टेनोक्लेमोस्टॉइड मसल, पेक्टोरल, ये जो मसल्स जो होता है मोर अमाउंट में जब हम थोरैक्स का एक्सपेंशन होने लगता है मोर वॉल्यूम में, ठीक है। तो फिर ये थोरैक्स का जो एक्सपेंशन है मोर वॉल्यूम में होने लगता है, मोर वॉल्यूम में यूज़ होने लगता है, तब स्क्लैनी मसल, स्टेनोक्लेमोस्टॉइड मसल और पेक्टोरल मसल क्या होता है, यूज़ होता है एंड इंस्पायरेशन में, ठीक है। और ये जो इंटरकॉस्टल मसल होता है ये आपका होता है इंटरकॉस्टल मसल, ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और ये इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल।
ये पार्ट है इधर का, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। फिर आता है आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? क्वाइट एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो फिर सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, डिक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कोई भी लंग्स के जो एयर है वो निकल रहे होते हैं तो फिर जो वॉल्यूम होता है वो पल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और जो सिंपल इलास्टिसिटी लंग्स है, लंग्स की सिंपल इलास्टिसिटी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लगती है। समझ रहे हो ना? मतलब कि जो लंग्स के एयर होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। और सेकेंड है फोर्स एक्सपायरेशन। जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं, ये होता है जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं। एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेल करते हैं नॉर्मल, जैसे कि अभी कर रहे होते हैं, तो उसमें जब एयर हमारे लंग्स से बाहर जा रहा होता है तो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होती है और लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है। और जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं तो फिर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि चिपक जाता है, चपट जाता है। नोटिस करना कभी कभी। और ये है कि फर्दर डिक्रीज वॉल्यूम बियॉन्ड रिलैक्स पॉइंट। अगर ठीक है रिलैक्स पॉइंट में हो, जब भी हम रिलैक्स पॉइंट में हो तो फिर वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कब होता है? जब हम लोग अपने लंग्स से बहुत सारे एयर आउट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं, तो फिर हमारा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है आपका? मूवमेंट्स ऑफ लंग्स। इसमें हम देखते हैं फैक्टर होल्डिंग लंग्स अगेंस्ट द थोरैक्स वॉल, यानी कि थोरैक्स वॉल के अगेंस्ट लंग्स को कौन पकड़ के रखते हैं, ये देखना है। तो फिर सरफेस टेंशन होल्डिंग द विसरल एंड प्यूरल टुगेदर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन, लंग्स के सरफेस टेंशन को पकड़ के रखता है कौन? विसरल एंड प्यूरा। ये क्या होता है? विसरल और प्यूरा लंग्स का एक कैविटी होता है जो कि रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल के अंदर साइड पाया जाता है। अंदर साइड यानी कि आप कह सकते हैं पोस्टीरियर साइड। ठीक है, ये जो दिख रहा है विसरल एंड प्यूरा, ये होता है उसका कैविटी जो कि लंग्स के सरफेस टेंशन को पकड़ के रखता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन इंट्राप्यूरल प्रेशर बाय 4 mmHg। ठीक है, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा थोड़ा ज़्यादा यानी कि 4 mmHg ज़्यादा होता है। किससे? प्यूरल प्रेशर से। ठीक है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्या? रेस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है? पहला है रेट क्या होता है? मैं आपको आगे बताई हूँ कि फुल ऑफ रेस्पिरेशन इन अ मिनट। ठीक है, कि आप 1 मिनट में कितनी बारी ब्रीथ करते हैं। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बारी ब्रीथ करते हैं। कभी कभी किसी कंडीशंस पे जब हमारे बॉडी सपोर्ट नहीं करता है तो उस वक्त, या फिर जब हम 1 मिनट में एकदम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे होते हैं तो फिर हमारी 1 मिनट में ब्रीदिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आता है सेक्स में क्या होता है? फीमेल जो होते हैं वो रैपिड ब्रीथ करते हैं मेल की अपेक्षा। ठीक है। स्मोकिंग जब हम करते हैं तो फिर हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज हो जाने की वजह से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे ब्रीदिंग पे डिफ़िकल्टी होती है, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के वक्त जो डिजीज़ होती है वो एपनिया, ट्राइसेपनिया, ब्रैडेपनिया, बहुत सारे होते हैं। इमोशंस एंजाइटी, ये सब ये जो होते हैं ना, फियर,
आना या फिर घबराहट हो जाना, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, रोते हैं, तो उस वक्त हमारा जो रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, बढ़ जा रहती है। ठीक है। एक्सरसाइज पे हम जब करते रहते हैं तो हमारा फुल फोर्स जाता है हमारे रेस्पिरेशन पे, हमारे ब्रीदिंग पे, तो फिर हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। एज के अकॉर्डिंग जो होता है इन्फेंट बच्चों पे ज़्यादा ब्रीथ होता है एडल्ट के अपेक्षा। ठीक है। और रिदम जो होता है एक फ्लो होता है जिस रिदम में हम नॉर्मल इंसान अपना ब्रीथ लेते हैं, लेकिन क्रिटिकली कंडीशन पे जो पेशेंट या फिर पर्सन होता है, क्लाइंट होता है, उनका जो रिदम रहता है वो इरेगुलर रहता है, वो कभी स्लो फास्ट हो जाता है या फिर फास्ट ब्रीथ करता है, ये होता है। ठीक है। डिसीज कंडीशन पे क्या होता है, जब किसी भी प्रकार का हमको डिसीज़ होता है तो फिर उसके दौरान हमारे रेस्पिरेशन पे बहुत अफेक्ट करते हैं। किसी डिसीज़ पे हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और किसी डिसीज़ पे हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलेशन से हम जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उस वक्त भी हमारा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी बंद कमरे में या फिर कहीं अंधेरे जगह में जाते हैं तो या फिर उस वातावरण में जाते हैं जहाँ पे हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर हमको वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उस वक्त भी हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। इस तरीके से ये हमें अफेक्ट करता है। ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। सो थैंक यू गाइस। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहना। फिर किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस पीपीटी का जो भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करती हूँ, तो फिर आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।